नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राज। आज की यह रात अमावस की काली अंधियारी रात थी। इस रात के बीच में बिजली की चमक अंधेरे का सीना चीरती हुई धरती पर आ गिरती। कभी मध्यम तो कभी भीषण बादल नाराज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था इस भयानक गरज के साथ वह कहीं फट न जाए। इस तरह ध्वनि और बिजली का आवागमन जारी था। यूं लग रहा था मानो तेज तूफान आने वाला है। अनाथालय में रात के सन्नाटे को रौंदता हुआ यह मौसम अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था। लेकिन क्या, जिसकी आवाज को वह किसी और तक पहुंचाने को नहीं दे रहा था, पर दस्तक देकर किसी को बाहर बुला जरूर रहा था। तभी मौसम के भयानक मिजाज के कारण अनाथालय की मैनेजर सुनीता मैडम की नींद खुल गई। वह उठी और तेज कदमों से बाहर की खिड़की की तरफ जाकर उन्होंने झांका। वह देखने को गई थी कि मौसम का मिजाज, लेकिन इससे पहले कि वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाए, उन्हें नीचे अनाथालय के दरवाजे के बाहर खून से लथपथ एक नन्हा बालक दिखाई दे गया। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन इस तरह बच्चे को छोड़कर जाने वाले रुकते कहाँ हैं। सुनीता मैडम ने समय व्यर्थ गवाए बिना अंदर आना ही बेहतर समझा। अभी रात के लगभग 3 बज रहे थे। बच्चा तड़प तड़प कर रो रहा था। उसे देखकर सुनीता मैडम को यह समझने में समय नहीं लगा कि इस बच्चे को तो जन्म देते ही किसी ने छोड़ दिया है। ऐसी घटनाएं अनाथालय के लिए नई नहीं थीं, लेकिन जिस तरह से इस बच्चे को छोड़ा गया था वह अलग जरूर था। इस समय बच्चे के रोने की आवाज और उसके शरीर के कंपन से ऐसा लग रहा था मानो धरती कांप रही हो और आकाश चिल्ला चिल्ला कर रो रहा हो। दर्द का खुद का सीना फटा जा रहा हो। उस बच्चे को इस तरह देखकर सुनीता मैडम को अपना बचपन याद आ गया, जो उन्होंने अनाथालय की बबीता मैडम के मुंह से सुना था। जब से होश संभाला वह इसी अनाथालय में ही तो थीं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हुई और फिर बबीता मैडम के बाद वह इस अनाथालय की मैनेजर बन गई। तब से लेकर आज तक ना कभी कोई उन्हें लेने आया, ना ही मिलने आया। अभी भी उन्हें उनके परिवार की कोई जानकारी नहीं है। सुनीता नाम उन्हें अनाथालय से ही मिला था और अपने इस नाम के साथ हमेशा ही उन्होंने न्याय किया। वह सुनीता की तरह ही पवित्र मन और विचारों की धनी है। मैनेजर बनने के बाद से अब तक न जाने कितने ही बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, कितनों को माँ जैसा प्यार दिया, आश्रय दिया, पढ़ाया लिखाया और जितना बन सकता था उससे बढ़कर ही किया। आज पहली बार इस तरह खून से लथपथ बच्चे को उठाते समय उनके भी हाथ कांप रहे थे, मन रो रहा था। वह ऊपर देखकर सोच रही थी, हे प्रभु, यह कैसा कलयुग आया है, यह कैसा समय तुमने लाया है। कोई पेट में मार देता है, कोई छत से नीचे फेंक देता है और कोई जमीन भर का दर्द देकर कुढ़ने के लिए और अपनी पहचान ढूंढे रहने के लिए यहाँ इस जमीन पर डालकर चला जाता है। सुनीता के इस प्रश्न का जवाब तो भगवान के पास भी नहीं था। सुनीता मैडम के उठने के तुरंत बाद ही उनकी दो सहकर्मी आरती और अमिता भी मौसम की भीषण गर्जना के कारण उठ गई थीं। उन्होंने सुनीता मैडम को गोद में रोते हुए बच्चे को देखते ही तैयारी शुरू कर दी। सुनीता मैडम ने कहा, आरती जल्दी गर्म पानी लेकर आओ और अमिता तुम दूध की बोतल तैयार करो। बच्चे की टूटती सांसों को देखकर अमिता ने कहा, मैडम इसकी हालत तो काफी खराब लग रही है। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा टूटती सांसों के बिखराव को समेट पाएगा। ऐसा मत कहो अमिता, जितना कह रही हो उतना करो। हमें कोशिश करनी चाहिए। किसी ने हमारे भरोसे उसे छोड़ा है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। जल्दी ही अमिता और आरती ने अपना काम कर दिया। बच्चे को नहलाने से ही पहले ही सुनीता ने उसे बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दिया। अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ बच्चे के दोनों होंठों के बीच बोतल की निप्पल का स्पर्श हुआ और दूध उसकी जीभ से होते हुए पेट तक पहुंचने लगा। सुनीता मैडम की गोद में सुकून का एहसास होते ही वह बच्चा अपनी सांसों को जोड़ने की कोशिश करने लगा और सिसकियों के बीच दूध पीता रहा। तभी सुनीता मैडम ने कहा, इसका नाम मैं रौनक रखती हूँ। यह जिंदा रहेगा और देखना एक न एक दिन हमारे अनाथालय का नाम भी रोशन करेगा। इस तरह उस बच्चे का नाम रौनक रख दिया गया। कुछ ही समय में उसे नहला धुलाकर साफ कर दिया गया। नहा धोकर वह बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा था।
इस तरह से अपनी माँ के साथ 9 माह तक उसकी कोख में रहने वाला रौनक धीरे धीरे अपनी माँ की धड़कनों के एहसास को भूलने लगा। ज़्यादा समय नहीं लगा उसे वह भूलने में, और इसका कारण भी सुनीता मैडम, जिन्होंने उसकी टूटती सांसों को जोड़कर उसे अपने सीने से लगाया, उसे एक नई जिंदगी दे दी। अमिता और आरती आपस में बात कर रहे थे। आरती ने कहा, कैसी होगी वह माँ जिसने 9 माह तक अपनी कोख में रखकर बाहर निकलते ही कचरे की तरह बच्चे को फेंक दिया। अमिता ने कहा, हाँ, आश्चर्य होता है, और एक बार भी बच्चे को अपनी छाती से नहीं लगाया। यदि मैडम नहीं देखा लेती तब तो वह तड़प तड़प कर मर ही जाता। हाँ अमिता, तुम ठीक कह रही हो। जाको राखे साइयाँ और मार सके ना को। लगता है इसे बचाने के लिए भगवान ने हमारी सुनीता मैडम को चुना है। यह बारिश का मौसम तो नहीं था, फिर भी मौसम कैसा भयानक हो रहा था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। शायद भगवान का यह एक अलग ही अंदाज था सुनीता मैडम को उस बस्ते तक पहुंचाने का, उन्हें आकर बाहर बुलाने का। सुनीता मैडम ने उनकी बात सुनकर कहा, बच्चों को इस तरह से छोड़ देना, यह तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन ऐसा यदा कदा ही होता है था, किंतु अब तो मानो रोज की ही बात हो गई। अब तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी बदल रही है। लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती घटनाओं के कारण इनकी दर बढ़ती ही जा रही है। मैं तो कहती हूँ, यदि लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते हो तो फिर बच्चे को जन्म देकर समाज के सामने लाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। बिन ब्याहे यदि साथ में रह सकते हो तो बिन ब्याहे बच्चा पैदा करने को गलत क्यों समझते हो। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुनीता मैडम की बात सुनते ही अमिता ने कहा, हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। अरे मैडम, अब तो ऐसी माँ भी हैं जो भगवान का दिया आंचल में छुपा हुआ उपहार स्तन उसे भी अपनी सुंदरता के साथ जोड़ लेती हैं और बच्चे को उस सुख से वंचित रखती हैं। भगवान ने इसलिए यह उपहार नहीं दिया है। यह उपहार तो दुनिया में जन्म लिए बालक का पेट भरने का साधन है। आरती ने कहा, अरे यह बदलाव तो अब यहाँ से बहुत आगे तक अपने पैर पसार चुका है। जिनके पास पैसा है, जो समर्थ हैं, फैशन जगत की कुछ ऐसी महिलाएं अब बच्चे को अपनी कोख में रखने से भी घबराती हैं, कहीं उनका शरीर खराब ना हो जाए, उनकी कंचन जैसी काया पर ममता की सलवटें उसके दाग न पड़ जाएं, इसलिए तो अपने अंश को उधार की कोख में पालती हैं। मैडम ने कहा, पता नहीं यह सिलसिला समाज को और कहाँ तक लेकर जाएगा। यह सब तो चलता ही रहेगा। चलो सो जाते हैं, रात काफी हो चुकी है। देखो रौनक भी सो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कहते हुए सुनीता मैडम उसके पास जाकर लेट गईं। आंखें बंद करके वह भूतकाल की भूल भुलैया में खो गईं। उन्हें बबीता मैडम का बताया हुआ हर शब्द याद आ रहा था। बिल्कुल रौनक की ही तरह खून से लथपथ रोती हुई वह भी इसी में मिली थी। इस तरह की बातें याद आते ही उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू बह निकले, लेकिन अब तक वह उसकी आदी हो चुकी थी। आज कई वर्षों के बाद उन्हें बबीता मैडम की बताई बातें बहुत याद आ रही थीं, उन्हें रुला रही थीं। इसी बीच वह नींद की आगोश में समा गईं। धीरे धीरे रौनक बड़ा होने लगा। वह सब बच्चों से अलग था, बहुत होनहार, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का धनी, जो उसके बचपन से ही उसमें नजर आता था। रौनक इस अनाथालय को अपना घर और रहने वाले सभी को अपना परिवार समझता था। माँ बाप क्या होते हैं उसे पता ही, किसी बड़े रईस संपन्न परिवार का बच्चा है। उसकी इन सभी खूबियों को देखते हुए सुनीता मैडम ने उसे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उसे हर मौका दिया। रौनक ने भी अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि अनाथालय में रहकर और माँ बाप के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद भी इंसान चाहे तो वह मुकाम हासिल कर सकता है जो यहाँ के बच्चों के लिए असंभव सा समझा जाता है। रौनक ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लोगों को लगता था यह नामुमकिन है, लेकिन रौनक ने उस नामुमकिन को मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करके मुमकिन कर दिखाया। मेडिकल की पढ़ाई 5 वर्ष की थी। यह 5 वर्ष का लंबा समय था। समय आगे बढ़ता रहा और समय के साथ साथ रौनक भी आगे की राह तय करता गया। रौनक की मेहनत, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षा ने उसे इस अनाथालय का पहला डॉक्टर बना दिया। उसे यह डिग्री मिलते ही
पूरे अनाथालय में खुशी ने डेरा डाल लिया। वहाँ के बच्चे, रौनक के साथी, उसके दोस्त और सबसे ज्यादा सुनीता मैडम की खुशी का ठिकाना न था। आज वहां सभी अपने अनाथालय को गर्व से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। रौनक के बढ़ते कदम अब भी रुकने को तैयार नहीं थे। उसने सुनीता मैडम से कहा, सुनीता माँ, मुझे अभी और आगे पढ़ाई करना है, एमडी करना है। माँ, मैं भी आपकी ही तरह अपना पूरा जीवन इस अनाथालय के नाम करता हूँ। सुनीता मैडम ने कहा, रौनक, आगे पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ो, लेकिन अपने आप को ऐसे किसी भी बंधन में मत बांधो। बेटा, नहीं माँ, इस अनाथालय ने ही तो मुझे जीवन दिया है, वरना मैं तो। रौनक, कितनी बार कहा है तुम्हें, मत याद किया करो उस दिन को। आप भूल गई हैं माँ? क्या माँ? मैं जानता हूँ आपके अंदर भी एक तूफान है। आपने भी तो अपना पूरा जीवन यहीं बिता दिया, तन मन धन से सभी कुछ तो दे दिया है। मैं भी तो आपकी ही छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ माँ, मुझे भी आप जैसा ही बनना है। यह अनाथालय ही मेरा घर है। अब मैं यहीं पर अपनी क्लिनिक खोलूंगा और आगे की पढ़ाई पूरी करूंगा। ठीक है, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा रौनक, इस माह हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम माँ? हर वर्ष होने वाला हमारा वार्षिक उत्सव, जिसमें हमारे इस घर को मिले एक होनहार डॉक्टर का सम्मान होने वाला है। बच्चों ने भी कार्यक्रम के लिए कुछ नृत्य और नाटक तैयार किए हैं। अरे माँ, मेरे सम्मान की क्या जरूरत है? डॉक्टर बन गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? देश भर में हर वर्ष मुझ जैसे कितने ही डॉक्टर बनकर तैयार होते हैं। नहीं रौनक, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी तरह अनाथालय में रहकर इस तरह अथक परिश्रम करके कम में ज्यादा हासिल करना आसान नहीं है। तुमने तो हमारे अनाथालय का नाम रोशन कर दिया है। यह निर्णय मेरे अकेले का नहीं, राजेश मेहरा जी का भी है। वही तो है ना हमारे इस घर के पालनहार। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे आश्रम के लिए, फिर उनका निर्णय भला हम कैसे टाल सकते हैं? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजेश मेहरा जी का निर्णय हम नहीं टाल सकते। रौनक अपनी पढ़ाई और क्लिनिक में व्यस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन अनाथालय के गेट पर एक अधेड़ उम्र की महिला आई। गेट पर आकर उस महिला ने वॉचमैन से कहा, भैया, मुझे सुनीता मैडम से मिलना है। वॉचमैन ने कहा, जी, आपका नाम बताइए, मैं फ़ोन पर उनकी अनुमति ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा नाम सुहानी है। सुहानी, यह नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ, तुम पहले कभी यहाँ आई हो? जी नहीं, कभी नहीं। मुझे सुनीता दीदी, मेरा मतलब है सुनीता मैडम से मिलना है। वॉचमैन ने सुनीता मैडम को फोन लगाया। हेलो मैडम। हेलो। हाँ बोलो प्रकाश। मैडम, कोई सुहानी जी आपसे मिलने आई हैं। सुहानी जी का मैडम? सुनीता मैडम की तरफ से कुछ पल के लिए केवल सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी। वॉचमैन ने फिर प्रश्न किया, मैडम, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? सुनीता मैडम मानो चमक कर होश में आई और कहा, हाँ ठीक है, भेज दो। आज अचानक सुहानी के अनाथालय आने से सुनीता मैडम के मन में खलबली मची हुई थी। वह सोचने लगी, सुहानी आज अचानक कैसे और क्यों? 25 साल पहले 16 साल की उम्र में अनाथालय से भाग जाने वाली सुहानी आज आखिर यहाँ क्यों आई है? कितनी बदनामी हुई थी उसके कारण अनाथालय की, इस पावन घर की। उसे इस घर से बचपन से पाला था और उसने क्या सिला दिया? यह सोचते हुए उनका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। आंखें आग उगल रही थीं। लग रहा था मानो सुहानी के ऊपर तो आज सवालों का वज्रपात ही होने वाला है। जैसे ही सुहानी गेट से अंदर आई, कई निगाहें उसके ऊपर थीं, किंतु सुनीता मैडम के सिवा अब शायद उसे पहचानने वाला वहां और कोई नहीं था। सुहानी ने कमरे के अंदर आने से पहले प्रश्न किया, सुनीता दीदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुहानी की तरफ देखकर सुनीता मैडम ने जवाब दिया, क्यों आई हो अब यहाँ? इतने वर्षों बाद कैसे याद आ गई हमारी? और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुहानी की आंखों में आंसू थे। अंदर आते हुए उसने कहा, सुनीता दीदी, आज 25 साल हो गए मुझे यह अनाथालय छोड़े हुए। इन 25 सालों में कभी भी चैन से सो न सकी, कभी चैन से जी न सकी। ये क्या कह रही हो? क्या वह तुम्हें छोड़कर धोखा देकर भाग गया? कौन दीदी? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन मुझे धोखा देकर छोड़कर भाग गया? मैं तो इन 25 सालों में अकेली ही थी, पहले से ही अनाथ थी। मेरा साल भला कौन देता? अनाथालय ने सहारा दिया, लेकिन ऊपर वाले को वह भी मंजूर न था। मैं थी दीदी, सच बताने की हिम्मत न कर पाई। हालातों से डर गई थी, इसलिए भाग गई। मुझे तो आज तक वह समझ
समय, वह रात, उस रात में घटा एक एक पल सब याद है और उस घटना की याद आते ही आज मैं कांप जाती हूँ। सुनीता मैडम ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, सुहानी आखिर तुम अब कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा लिखा हुआ पत्र आज भी मेरे पास है। उसे पढ़ते समय उस पर गिरे हुए मेरे आंसुओं के वह धब्बे आज भी तुम्हें उस पत्र पर मिल जाएंगे। कितना दुखी किया था उस पत्र ने मुझे और हमारे इस परिवार को। सुहानी, क्या हुआ था उस रात जिसका तुम अभी अभी जिक्र कर रही थी? सुनीता दीदी, आपको याद है आप अनाथालय की सभी बच्चों को लेकर 2 दिन के लिए पिकनिक पर गई थी? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है सुहानी। वह सब मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम बीमार हो गई थी, इसलिए मजबूरी में तुम्हें लेकर हम नहीं जा सके। दीदी, उस दिन मैं अनाथालय में अकेली थी, कहते हुए सुहानी चुप हो गई। हाँ सुहानी, आगे कहो, तुम चुप क्यों हो गई? कहते हुए सुनीता मैडम उसके करीब आ गईं। अब तक वह समझ चुकी थी कि बात जैसी समझ रहे थे वैसी नहीं है, बात तो कुछ और ही है। उन्होंने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, बोलो सुहानी, डरने की कोई बात नहीं है। सुहानी उस रात अकेले रहने का वह दर्द आज तक नहीं भूल पाई थी। सुनीता मैडम के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा, सुनीता दीदी, आप लोग पिकनिक पर क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बीच में ही सुनीता मैडम ने कहा, सुहानी, राजेश मेहरा जी ने सभी की बुकिंग कर दी थी। अच्छा होटल, अच्छा खाना पीना, बहुत सारे कमरे भी बुक किए थे उन्होंने। उनका बहुत पैसा लग गया था, इसलिए हम वह पिकनिक कैंसिल नहीं कर सकते थे। वैसे भी यहाँ के बच्चे के लिए कौन इतना करता है, कौन इतना सोचता है? वही तो हैं जो हमारे अनाथालय के पालनहार हैं। उन्हें दुखी करना तो गलत हो जाता ना। सुनीता दीदी, काश उसे ही दुखी कर दिया होता। सुहानी, तुम कहना क्या चाहती हो? आप खुलकर कह दो। सुनीता दीदी, आप लोगों के जाने के बाद उसी रात वही पालनहार अनाथालय में आया था। और क्या बोलो सुहानी? सुनीता दीदी, मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी डोरबेल बजी। मैं उठी और दरवाज़ा खोला, देखा तो वह सामने खड़ा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटा? मैं खुश हो गई, सोचा कितना ख्याल रखता है यह हम सभी का। किंतु उतने में ही उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। यह क्या कह रही हो सुहानी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ दीदी। उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, ओह, तुम्हारा तो शरीर बुखार से तप रहा है। कहते हुए उसने मुझसे कहा, क्या कहा? उसने कहा, सुहानी, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चलो मैं तुम्हारे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख देता हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, इतना भी तेज बुखार नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। किंतु उसके बाद उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया और एक कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश, किंतु मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 6 फीट का ऊंचा पूरा, उसके आगे मेरी शक्ति की कोई औकात नहीं थी। मैं हार गई दीदी, मैं हार गई। सुहानी को सीने से लगाते हुए सुनीता ने कहा, मेरा दिल काँप रहा है, मेरे कान डर रहे हैं, यह शब्द मेरे शरीर को झकझोर रहे हैं। आपका डरना, आपका कांपना सब कुछ जायज है दीदी। उसने उस रात एक अनाथ को अपनी हवस का शिकार बना डाला। सुनीता मैडम के आश्चर्य का ठिकाना न था। उन्होंने कहा, सुहानी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने वर्षों से हम उस शैतान को भगवान मानते चले आ रहे हैं, काश तुम मुझे बता देती। इसी वक्त रौनक वहां आया और कमरे के बाहर से उन दोनों की बात सुनने लगा। सुनीता दीदी, शायद वह एक ही बार होता तो मैं आपको बता देती, लेकिन दूसरे दिन भी वह सुबह आया और उसने फिर से वही सब दोहराया। मुझे लगा अब तो जब भी इसे मौका मिलेगा यह मेरे साथ ऐसा ही करेगा। इसी डर के कारण मैंने अपना यह प्यारा घर छोड़ दिया और ऐसी अंधेरी दुनिया में गुम हो गई जहाँ कोई मुझे ना पहचान सके। चश्मे के अंदर बहते हुए आंसुओं को चश्मा उतार कर पोंछते हुए सुनीता मैडम ने कहा, फिर तुम कहाँ चली गई थी सुहानी? उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? सुहानी ने रोते हुए कहा, उसके दुष्कर्म का नतीजा मेरी कोख में आ चुका था दीदी। मैं हर रात रोज रोती रही, हर रात तड़पती रही, लेकिन कौन था मुझे संभालने वाला? सोचा था बच्चे को गिरा दूं, पर वह भी ना कर पाई। पेट में पल रहे बच्चे को हत्या कर मैं हत्यारन नहीं बनना चाहती थी। भगवान ने किसी को मारने का हक हमें नहीं दिया है दीदी। आज से 25 साल पहले आज के ही दिन खून से लथपथ एक नवजात को मैं आपकी पनाह में यहाँ छोड़ गई थी। उस दिन केवल वह बालक ही खून से लथपथ नहीं था दीदी, मैं भी उसी हाल में थी। जन्म देते से उसे लेकर आते समय मेरा शरीर भी इतना
कहकर वह चुप हो गई। तब सुनीता मैडम ने कहा, ये क्या कह रही हो सुहानी? हाँ दीदी, यह सच है। पर सुहानी, तुम खुद भी यदि उस समय यहाँ आ जाती तो तुम्हें। नहीं दीदी, दुष्कर्म और उसके बाद बिन ब्याहे बच्चा, इतनी बेइज्जती, इतना अपमान सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। पर आज सोचती हूँ, काश होती तो कम से कम पूरा जीवन अपने बेटे के साथ तो रहती, उसे छाती से लगा पाती, काश उसे उसके हक का दूध पिलाया होता। लेकिन मन महसूस कर रह गई थी मैं। इसलिए दीदी, मैं हर रोज मरी हूँ, तड़प तड़प कर जिंदा रही हूँ। मुझे अपने आप से शर्म आती है। काश मैंने बदनामी से लड़ना सीख लिया होता, क्योंकि आखिर उस सब में मेरी गलती थी ही कहाँ। दीदी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, वह डॉक्टर बन गया है ना। ओह ओह सुहानी, तुम ये क्या कह रही हो? आज तो रौनक का जन्मदिन है। तो क्या रौनक ही तुम्हारा बेटा? हाँ दीदी, पर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता कि वह डॉक्टर है? क्यों दीदी, कैसे नहीं मालूम होगा? ना जाने कितनी बार, कभी घूंघट में, कभी बुर्का पहनकर मैं यहाँ से गुजरती रही हूँ, छुप छुप कर अपने बेटे को निहारती रही हूँ। उसके हर पल के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती रही हूँ। खुद को तो मैं भूल ही गई थी। यदि कुछ याद था तो केवल मेरा बेटा, जिसकी मैं पल पल चिंता करती थी। उसे देखे बिना मेरे दिन रात कहाँ कटते थे। तुम्हें याद है दीदी, उस दिन बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। हाँ हाँ सुहानी, सब कुछ याद है। मैं झाड़ के पीछे तेज बारिश में छिपकर रोते रोते आपके बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि कब आप बाहर आकर मेरे बच्चे को गोद में उठाएंगी। आपने जब उसे गोद में उठाया, और सुनीता दीदी, उस समय मेरे स्तन से दूध बह रहा था। आपकी गोदी में उसे देखकर मुझे लग गया कि मेरा बेटा अब सुरक्षित बाहों में पहुंच गया है। लेकिन स्तन से टपकते उस दूध का मैं क्या करती, जो पल पल उसकी याद में बह निकलता था। धीरे धीरे दूध बहना बंद होकर गांठ में बदलने लगा था। रौनक सुनीता माँ के पैर छूने उनके कमरे में आ रहा था, लेकिन उसके कदम बाहर ही रुक गए। किंतु उसके कान खुल गए और उसने उन दोनों के बीच हो रही इस पूरी कहानी को सुन लिया। रौनक अब तक समझ चुका था कि सुहानी कोई और नहीं, उसकी माँ है, क्योंकि जब उसने यह कहा था कि आज से 25 साल पहले मैं खून से लथपथ एक बच्चे को आपकी पनाह में छोड़ गई थी, आज उसका जन्मदिन है और वही मेरा बेटा है दीदी। रौनक को उसके बाद यह समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा था। वह अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता था, क्योंकि इसे तो वह मनहूस मानता था। आज ही के दिन तो उसका तिरस्कार हुआ था। रौनक आज के दिन केवल सुनीता माँ के पास आकर उनके पाँव को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेता था, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने तिरस्कृत किए उस बच्चे को अपनाया था, बचाया था और सीने से लगाकर माँ का प्यार दिया था, देखभाल की थी, पढ़ाया लिखाया था। आज रौनक सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। अंदर जाकर सुहानी को माँ कहकर पुकारे या चुपचाप यहाँ से वापस चला जाए। उसकी आंखें भीग रही थीं। अपनी माँ को सामने खड़ा देखकर मन प्यार की गंगा में गोते लगाना चाह रहा था कि तभी उसने सुहानी के शब्द फिर से सुनाई देने लगे। सुहानी कह रही थी, दीदी, मेरे अंदर की टिक टिक करती घड़ी अब थोड़ा रुक रुक कर चलने लगी है। यह घड़ी कब रुक जाए मैं नहीं जानती दीदी। अब वह समय आ गया है जब मुझे आपको सब सच सच बता देना चाहिए था। वह मैंने आज आपको बता दिया दीदी। रौनक को मेरे विषय में सब कुछ मत बताना। बहुत मुश्किल से संभालते हैं हम अनाथालय में। छोड़े हुए लोग मेरे शरीर में पाल कर उसे मैंने कैसे छोड़ा है मैं ही जानती हूँ। पर वह तो शायद मुझसे नफरत ही करता होगा, शायद क्या करता ही होगा। ऐसा मत कहो सुहानी, ऐसा नहीं होगा। वह समझेगा तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मजबूरी। तुम ठीक हो ना? तुम ऐसा क्यों कह रही थी सुहानी कि तुम्हारे दिल की घड़ी की सुई अब रुक रुक कर चलने लगी है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है सुहानी। दीदी, मैं मेरे बच्चे को दूध ना पिला सकी, उसे माँ के दूध से वंचित रखा। शायद यह उसका ही अंजाम है कि मेरा दूध सूख कर गांठ में बदल गया। शायद यह मेरे उस पाप की सजा है जो मैंने उसे जन्म देकर इस तरह छोड़ दिया था, और उसी गांठ ने अब कैंसर का रूप ले लिया है। ऐसा मत कहो सुहानी, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब तो भाग्य का खेल है। दीदी, मैं जानती हूँ मेरे कारण अनाथालय की कितनी बदनामी हुई थी, और मेरी भी। मुझे कितनी गलत समझा गया था
कि किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन वह जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला, मेरे बच्चे को ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, वह तो आज भी आराम और सम्मान का जीवन जी रहा है। खैर, यह सबका भाग्य है। दीदी, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आज मैं आपके पास कुछ मांगने आई हूँ। हाँ बोलो ना सुहानी। दीदी, मैं अपना इलाज मेरे बेटे के हाथों करवाना चाहती हूँ। कम से कम मेरे जीवन का यह अंतिम समय मैं अपने बेटे के साथ गुजार पाऊँ, उसे देख देख कर बरसों से प्यासी आंखों की प्यास बुझा पाऊँ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहते हुए सुहानी सुनीता मैडम से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। सुहानी को इस तरह रोता देख सुनीता मैडम ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुहानी, तुम हिम्मत रखो। बस वही तो नहीं है ना दीदी? वरना नहीं सुहानी, हमारे समाज में इस तरह बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। तुम कहाँ डरी? तुमने तो उसे जन्म दिया। यदि कोई और होती तो बच्चे को खत्म करके खुद के जीवन को आगे बढ़ा लेती और फिर धीरे धीरे उस हादसे को शायद भूल भी जाती। पर तुमने ऐसा नहीं किया। पाप तो उसने किया है सुहानी, सजा तो भगवान ने उसे देनी चाहिए थी। भगवान ने भले ही उसे छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ ही साथ वह रौनक का भी दोषी है। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसके पास तो बीवी बच्चे शान शौकत दौलत शोहरत सब कुछ है, ऊपर से समाज सेवक होने का बड़ा सा तमगा भी छाती पर लटकता रहता है। सरकार ने कई बार उसे सम्मानित भी किया है, पर वह इसका हकदार नहीं। जाने दो दीदी, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में अब मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। मुझे जो भोगना था मैंने भोग लिया। मेरा निर्दोष रौनक भी बिना माँ के पल गया। मुझे बस अपने बेटे के साथ रहकर अंतिम सांस लेनी है। जब मैं अंतिम सांस लूँ वह मेरी नज़रों के सामने हो, यही एक ख्वाहिश दिल में बसी है। मेरे मरने के बाद उसे मेरी पूरी सच्चाई बता देना और यह भी कह देना कि मेरे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं गया जब मेरे दिल में दर्द ना रहा हो। मेरी आंखों के आंसू कभी सूखे ही नहीं। मुझे खुद से ही नहीं नफरत हो रही गई। उसकी चिंता ने हर पल मेरे दिल और दिमाग पर दस्तक दी है। सुहानी की बातें सुनकर रौनक की आंखें किसी जगह रुके हुए बादल के समान फट पड़ी। बरसों से सीने में रुका हुआ तूफान आज सीने से बाहर निकल आया। वह रूमाल से आंखों को पोंछता हुआ कमरे में दाखिल हो ही गया। उसे देखते ही सुनीता और सुहानी दोनों उठकर खड़े हो गए। दोनों के मन में एक ही सवाल आया कि कहीं रौनक ने सब सुन तो नहीं लिया। रौनक की भीगी पलकें तो अपने आप ही इस बात का सबूत बन गई थीं कि उसने सब कुछ सुन लिया है। सुहानी उसे अपने इतने नज़दीक देखकर प्यार भरी नजरों से उसे निहारे जा रही थी। रौनक ने बिना कुछ बोले बिना देर लगाए सुहानी के कंधों को पकड़कर उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछा और फिर कहा, माँ, मेरी माँ। सुहानी जिस शब्द को सुनने के लिए तरसती आई थी, उस एक शब्द ने उसकी आंखों में प्यार की भीनी भीनी बारिश कर दी। सुहानी ने कहा, रौनक मेरा बेटा, यह मिलन था, प्यार था, वेदना था, शांति और सुकून का, संतोष का, जिसका हर पल उसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। ऐसे प्यार का एहसास वह दोनों ही पहली बार महसूस कर रहे थे। माँ क्या होती है, रौनक पहली बार जान रहा था। उसने कहा, माँ आप डरो नहीं, इतनी मुश्किल से मुझे मिली हो, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। सुनीता मैडम भी इन लम्हों में बसा प्यार, त्याग, आंसू और मजबूरी सब कुछ महसूस कर रही थी। उसके बाद रौनक हाथ पकड़कर सुहानी को अपने कमरे में ले गया। उसने कहा, माँ यह मेरा कमरा है और इसी से लगा हुआ यह क्लिनिक भी है। मैंने अपना पूरा जीवन इस अनाथालय के नाम कर दिया है, क्योंकि इसका कर्जा तो मैं कभी भी न चुका पाऊंगा। माँ, यदि ऐसे अनाथालय ना हो तो ऐसे बच्चों का क्या हो जो छोड़ दिए जाते हैं। सुहानी ने कहा, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आप अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखो, मैंने सब सुन लिया है। जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब तक मुझे माँ शब्द से कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था, लेकिन आज मैं माँ की ममता को पहचान गया हूँ, उसे महसूस भी कर रहा हूँ। रौनक ने सुहानी का इलाज शुरू कर दिया। अपने सीनियर डॉक्टर के संपर्क में रहकर वह अच्छे से अच्छी सुविधाओं के साथ सुहानी का इलाज कर रहा था। उसे बचाने के लिए वह अपनी पूरी जान लगा रहा था। धीरे धीरे सुहानी में होते हुए सुधार को वह महसूस भी कर रहा था। इसी बीच हर साल की तरह इस साल भी अनाथालय के वार्षिक उत्सव का समय नजदीक आ रहा था।
जिसकी तैयारी बच्चे कर ही रहे थे। इसमें हर वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में राजेश मेहरा जी को आमंत्रित किया जाता था। सुनीता मैडम उसके नाम को सभी के सामने उछालने का पक्का मन बना चुकी थी, इसलिए इस वर्ष उसकी सारी काली पर करतूत जानने के बाद भी मुख्य अतिथि के लिए उन्होंने राजेश मेहरा को ही बुलाया था। इस साल का यह कार्यक्रम कुछ खास था। इसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। रौनक के साथ के बड़े बड़े डॉक्टर, कुछ राजनेता, कुछ समाज सुधारक आदि। बच्चों ने बड़ी मेहनत से रंगारंग कार्यक्रम तैयार किए थे। आज कार्यक्रम का दिन था। सारे आमंत्रित मेहमान और खुद मुख्य अतिथि राजेश मेहरा जी अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। राजेश मेहरा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद बच्चों के एक एक करके सभी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। एक से बढ़कर एक नृत्य और नाटक का आयोजन किया गया। हर कार्यक्रम के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता था। सभी आइटम समाप्त होने के तुरंत बाद सुनीता मैडम स्टेज पर आईं। उन्होंने सबसे पहले सभी बच्चों के परफॉर्मेंस की तारीफ की। सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आज मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 25 वर्ष पहले हमारे अनाथालय के प्रांगण में जिस बच्चे को लाकर छोड़ दिया गया था, आज वह बड़ा होकर हमारे इस अनाथालय का पहला डॉक्टर बन गया है। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो उठा। सुनीता मैडम ने आगे कहा, इतना ही नहीं, उसने अपना पूरा जीवन हमारे अनाथालय के लिए ऐसे बच्चे जिन्हें तिरस्कृत करके या कभी मजबूर होकर छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों के नाम कर दिया है। तालियां अब तक हॉल के वातावरण को हर्ष और उल्लास प्रदान कर रही थीं। रौनक अपनी मां सुहानी के साथ सबसे आगे की कतार में बैठा हुआ था। सुहानी अपने बेटे की सफलता पर बहुत खुश हो रही थी। राजेश मेहरा को सामने शान से बैठा देखकर उसकी आंखों में नफरत और क्रोध दोनों का समावेश हो रहा था। राजेश मेहरा अपने सम्मान से बहुत खुश था और भाषण देने के लिए आतुर दिख रहा था। उसके सामने बैठी सुहानी की याद उसके दिलो दिमाग में कहाँ अंकित थी। वह तो उस हादसे को करके कब का भूल चुका था, लेकिन सुहानी वह कैसे भूल सकती थी। सुनीता मैडम ने अपना भाषण आगे जारी रखते हुए कहा, आज मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर रौनक को बुला कर उसे सम्मानित करना चाहती हूँ। आज हमारे इस हाल में एक और कोई और भी है जिसने हमें रौनक जैसा हीरा दिया है। मैं उसका भी सम्मान करना चाहती हूँ। आप में से कोई भी शायद उन्हें नहीं जानता होगा, लेकिन इस हाल में कोई एक जरूर विद्यमान है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता है और अभी पहचान भी जाएगा। आप सभी अपने हाथों को आपस में एक बार फिर से जोड़कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हमारे अनाथालय के पहले डॉक्टर रौनक का। रौनक के साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ उनकी माँ सुहानी का। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। तभी सुनीता मैडम की आवाज़ फिर गूंजी, आओ रौनक आओ। पूरा नाम रौनक राजेश मेहरा। रौनक के साथ राजेश मेहरा शब्द सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध था। रौनक को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह आज तक इस अनाथालय का भगवान मानता था, उसी इंसान ने उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद किया है। रौनक ने उस दिन सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वह राजेश मेहरा का नाम न सुन पाया था और सुहानी से वह नाम पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तालियों की आवाज अब थम सी गई थी। उसका स्थान सन्नाटे ने ले लिया था। बड़े बड़े राजनेता हैरान थे। राजेश मेहरा की पत्नी और बच्चे अवाक होकर किसी शून्य में चले गए थे। इस समय राजेश मेहरा को काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। आज हाल में अचंभा सबके ही मन में था। इतना बड़ा समाज सुधारक, समाज सेवक सच में समाज को बर्बाद करने वाला जहरीला कीड़ा है। रौनक राजेश मेहरा सुनकर राजेश मेहरा हैरान होकर सुनीता मैडम की तरफ देखने लगा। सुनीता के स्टेज पर बढ़ते कदमों ने उसे यह पूरा विश्वास दिला दिया कि गुनहगार वही है, क्योंकि सुहानी के साथ भूतकाल में किया गया कुकर्म से भरा वह पूरा दृश्य कुछ पलों के अंदर ही राजेश मेहरा की आंखों में दृष्टिगोचर हो गया। तब नाराज होते हुए राजेश मेहरा ने सुनीता मैडम को घूरते हुए उंगली जैसे ही उनकी तरफ कुछ बोलने के लिए उठाई, तब राजेश मेहरा कुछ बोले उससे पहले सुनीता मैडम ने फिर कहा, हम बिना प्रमाण के कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। सुनीता मैडम के तेवर देखकर राजेश मेहरा की उंगली स्वतः ही नीचे हो गई। सुनीता मैडम ने फिर कहा, हमारे
इस अनाथालय को दान देकर आपने उसकी जो कीमत वसूल की है उसका हर्जाना आज आपको चुकाना ही होगा। और आपकी सजा यही है कि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। इंसान के भेष में भेड़िए हैं आप। रौनक धीरे धीरे अपनी माँ सुहानी को स्टेज पर ले आया और सबके सामने अपनी माँ के पैरों को स्पर्श किया। इसके बाद सुनीता मैडम के हाथ से माइक लेते हुए उसने कहा, मेरी माँ सुहानी, मेरे पिता सुहानी, मेरी दुनिया सुहानी और मेरा परिवार यह अनाथालय। जब मुझे पता चला कि सुहानी मेरी माँ है, मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गईं। लेकिन अब अभी अभी जब मुझे मेरे नाजायज बाप का नाम पता चला तो दुनिया भर का सारा दुख, दर्द और घृणा मेरे सीने में उतर आई है। राजेश मेहरा हैरान होकर रौनक और सुहानी की ओर देखता रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, ना ही सफाई देने के लिए कुछ बाकी रह गया था। वह चुपचाप उस हाल में बैठे लोगों के बीच से अपनी उस गर्दन को, जो हमेशा शान से तनी रहती थी, जमीन में झुकाकर नीचे कदमों से बाहर जाने लगा। बीच में पहली कतार में बैठी अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए वह सीधे बाहर निकल गया। राजेश मेहरा की पत्नी और जवान बच्चों की नज़र जमीन में गड़ी जा रही थी। रौनक अपनी माँ का हाथ पकड़कर सन्नाटे को चीरता हुआ हाल से बाहर निकल रहा था कि तभी रौनक और सुहानी को जाता देख हाल के सभी लोग उठकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। सुनीता मैडम आज बहुत खुश थीं। राजेश मेहरा को उन्होंने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था, परंतु राजेश मेहरा के परिवार का इसमें क्या दोष था। वह बेचारे सर झुकाए बैठे थे। जहाँ पहले सब लोग उनके पास जाकर मिलते थे, उनके सम्मान में खड़े होते थे, वहाँ आज कोई भी उनके पास नहीं आया। सब चुपचाप उनकी तरफ देखते हुए हाल से बाहर जा रहे थे। सबके जाने के बाद राजेश मेहरा की पत्नी और बच्चों को इस तरह देखकर सुनीता मैडम उनके पास आई। राजेश मेहरा की पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर सुनीता मैडम ने कहा, मैंने तो केवल सच का साथ दिया है। मैं जानती हूँ बिना किसी कसूर के भी आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई है। जीवन संगनी है आप उसकी। यदि आप उसके सम्मान में, आदर सत्कार में शामिल थीं तो आज निर्दोष होते हुए भी इस बेइज्जती के, इस अपमान के छींटे आप पर भी पड़ पड़े रहे हैं। यह राज तो खुल गया, परंतु ना जाने ऐसे और कितने राज हों जो शायद कभी भी सामने ना आ पाए। आपके और आपके परिवार के लिए मुझे बहुत दुख है। आई एम सॉरी मैडम। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।